गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और लास्ट क्लास तक मैंने आपको इंडिविजुअल का स्टेटस पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़े इसके अंदर इंडिविजुअल के बाद में। तो लास्ट क्लास में हमने एचएफ का स्टेटस कंप्लीट, सॉरी, इंडिविजुअल का स्टेटस कंप्लीट किया था। तो हम आज इसमें आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। और आज मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कीजिए आप। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। जैसा आप लोगों को पता है कि एचयूएफ का स्टेटस भी तीन टाइप का हो सकता है। जो एचयूएफ आपका, ये भी तीन टाइप का हो सकता है। सर कैसे कैसे? पहली बात, ये आपका रेजिडेंट होगा। और दूसरी बात, ये क्या होगा आपका? नॉन रेजिडेंट होगा। जैसा इंडिविजुअल का है बच्चों, वैसा का वैसा यहां पर भी है, ठीक है। अगर रेजिडेंट होगा तो इसमें भी दो बातें हैं बच्चों। या तो ये आर होगा या ये RNOR होगा, ठीक है। तो ये कब ROR होगा, कब R1R होगा, उसकी बातें हमें सीखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये फर्स्ट स्टेप पर आपको क्या करना है? स्टेप नंबर फर्स्ट पे बच्चों ये स्टेटस आपको चेक करना है। ये तो ये बेसिक कंडीशन है फर्स्ट स्टेप पर, बेसिक कंडीशन। और स्टेप नंबर 2 पर आपकी क्या है? एडिशनल कंडीशन। ठीक है। स्टेप नंबर 2 पर क्या आएगी? आपकी एडिशनल कंडीशंस। सर जैसे का जैसा आपने पढ़ा था किसके अंदर, इंडिविजुअल में, वैसा का वैसा आपका यहां पर भी है। कुछ भी चेंज नहीं है। बस फर्क क्या है, वहां कंडीशंस क्या थी, क्योंकि इंडिविजुअल तो एक ह्यूमन बॉडी होती है बच्चों, एक नेचुरल पर्सन है, तो वो इंडिया में आ जा सकता है। इसलिए क्या बोला गया कि सर एक इंडिविजुअल अगर इंडिया में 182 डेज से ज्यादा स्टे कर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। और फिर उसकी एडिशनल कंडीशंस थी, पिछले 7 साल में 730 दिन या पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा बच्चों, ROR बन जाएगा। पर एचएफ तो एक एंटिटी है बच्चों, आर्टिफिशियल एंटिटी है जो हमने बनाई है, रिप्रेजेंटेड कैपेसिटी पे काम करता है। ये तो नेचुरल बॉडी तो है नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले बोला कि जैसे इंडिविजुअल के 3 स्टेटस होते हैं, वैसे ही एचयूएफ के भी 3 स्टेटस होंगे। पहला स्टेटस ROR, दूसरा स्टेटस RNOR और तीसरा स्टेटस क्या है? NR है, ठीक है। तो ROR या RNOR बनने से पहले आपको R बनना पड़ेगा, मतलब रेजिडेंट बनना पड़ेगा। तो रेजिडेंट कैसे बनेंगे आप? अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। यदि आप बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाते, डायरेक्ट क्या बनेंगे? आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। यदि आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है, अगर मैं इसको इंडिविजुअल के साथ जोड़ूं तो इंडिविजुअल ने बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर लास्ट प्रीवियस ईयर, सॉरी करंट प्रीवियस ईयर, या 60 डेज प्लस 365 डेज लास्ट फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो वो बेसिक कंडीशन पूरी करता था। यहां पर क्या है बेसिक कंडीशन, उसकी हम बात करते हैं। लिखो बच्चों, बेसिक कंडीशन फॉर एचयूएफ। कलर चेंज करता हूं पेन का। लिखिए, बेसिक कंडीशन फॉर
HUF, HUF के लिए क्या होती है उसकी बेसिक कंडीशन? बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में लिखूंगा कि वो रेजिडेंट कब बनेगा। रेजिडेंट बनेगा बच्चों इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of HUF if control and management of HUF is wholly and partly situated in India, तो HUF क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों कि किसी भी HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट या तो पूरी तरह भारत में है या थोड़ा सा भी भारत में अगर आ गया तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। अरे कंट्रोल मैनेजमेंट क्या होता है? अरे भाई बिजनेस करोगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोल मैनेजमेंट भी तो करोगे। बिजनेस को कंट्रोल कहां से कर रहे हो आप? पूरी तरह इंडिया से कर रहे हो तो वो HUF क्या होगा? रेजिडेंट बन जाएगा। थोड़ा सा भी इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो तो भी वो HUF क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। सर हाँ, जैसे मान लीजिए मेरा HUF है और मेरा सारा काम दुबई में होता है, कोई काम इंडिया में नहीं है। बस मैंने इस बार क्या किया, एक डिसीजन इंडिया में आके ले लिया। मैं HUF का करता हूं और मैंने सिर्फ एक सिंगल डिसीजन कहां ले लिया है? इंडिया में आके ले लिया है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में इनकम टैक्स ये कह रहा है कि अब उस HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर सिचुएटेड हो जाएगा? इंडिया में सिचुएटेड हो जाएगा। क्या बात समझ में आई बेटा सैली? क्या ये बात समझ में आई आपको? मतलब सर पार्टली का मतलब यहां पर क्या है? पार्टली का मतलब यहां पर बच्चों 1% भी इंडिया में आ गया तो भी रेजिडेंट बन जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये नॉन रेजिडेंट कब बनेगा? बताओ बच्चों, साफ साफ पता चल रहा है। अब मैं यहां बना रहा हूं इसका नॉन रेजिडेंट वाला हिस्सा। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of HUF is wholly situated कहां पर? आउटसाइड इंडिया। अगर पूरी तरह कहां पर सिचुएटेड है? इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो इसका मतलब वो HUF क्या होगा? आपका नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। वो HUF आपका नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो साहब हमने बेसिक कंडीशन मतलब स्टेप नंबर 1 तो हमने पूरा फॉलो कर लिया। स्टेप नंबर 1 जो आपका था, ये जो स्टेप है बच्चों, ये वाला स्टेप, ये स्टेप तो हमने पूरा फॉलो कर लिया। तो अब हम बात किसी करेंगे स्टेप नंबर 2 की कि ये ROR कब बनेगा और ये RNOR कब बनेगा। ठीक है, तो बच्चों ROR बनाने के लिए या RNOR बनाने के लिए आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट में यहीं लिख देता हूं साइड में, तो लिखो नोट। ROR कब बनता है HUF? इफ कर्ता ऑफ HUF का जो कर्ता होगा सेटिस्फाई
कर्ता ऑफ एचयूएफ सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन, सेम एज जो इंडिविजुअल वाली थी। अगर दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी कर दे कौन, कर्ता ऑफ एचयूएफ, तो एचयूएफ क्या बन जाएगा, आरओआर। और आरएनओआर कब बनेगा बच्चों, if कर्ता of HUF not satisfy any of condition, अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं की है तो उस केस में आरओआर कर्ता आर एन आर बन जाएगा। ठीक है बेटा। और एडिशनल कंडीशन क्या है, वो तो सेम टू सेम वही है जो हमने इंडिविजुअल वाले केस में पढ़ा था, पर हमें लिखना पड़ेगा। लिखना क्यों पड़ेगा, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं ना हम, तो हम कंप्लीट नोट्स बनाएंगे। एडिशनल कंडीशन ऑफ एचयूएफ की एडिशनल कंडीशन। दो कंडीशन है बच्चों एडिशनल। पहली एडिशनल क्या, सेम टू सेम है, कर्ता ऑफ एचयूएफ इज resident in at least 2 out of 10 previous year, preceding the relevant previous year। याद रखना बेटा, ये एडिशनल कंडीशन पूरी कौन करेगा, एचयूएफ पूरी करेगा। कौन पूरी कर रहा है, एचयूएफ का कर्ता पूरी कर रहा है। तो सेम टू सेम डायग्राम पहले वहां भी बनाया था, मैं अब यहां भी बनाऊंगा। हाँ सर, बनाइए आप डायग्राम। तो देखिए बेटा, ये है आपका प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है जो 21-22 में चलेगा, और ये उसके पीछे के 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यह पीछे के 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो इस 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपको क्या करना है, इस 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 टाइम रेजिडेंट बनना है। ठीक है। और रेजिडेंट किसको बनना है, कर्ता को बनना है बेटा। जो एचएफ का कर्ता है ना, उसको बनना है रेजिडेंट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं।
अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड कंडीशन, कर्ता ऑफ एच एफ, फिर से वही बात है भाई, करना किसको है, कर्ता ऑफ एच एफ को ही करना है। स्टे इन इंडिया last 7 years preceding the relevant previous year is 730 days और मोर। ठीक है, फिर से वही बात चेक करते हैं अपन। ये 21 22 हमारा करंट प्रीवियस ईयर है, इसके पीछे के 7 साल 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इसमें कितना स्टे करना है बच्चों आपको, 730 डेज और मोर स्टे करना है। और कंटिन्यू स्टे करना है क्या, कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने क्या पूरा कर दिया है, आपने प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाली जो कहानी थी, मतलब आपने ये कंप्लीट कर दी। ओके, तो अगर कर्ता ये दोनों काम कर देता है, कर्ता कौन कौन से दोनों काम, कि वो पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट बन जाता है या पिछले 7 साल में 730 दिन रुक जाता है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में रेजिडेंट आरओआर बन जाएगा आपका एचयूएफ। तो एचयूएफ क्या बनेगा आपका, आरओआर बन जाएगा। अब इस पूरी कहानी को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहा हूं। चलो बेटा मेरे साथ बनाओ एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट लिख लिया बेटा आपने, सैली लिख लिया इसको। जी सर। हाँ लिखे साथ साथ में, रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एचयूएफ। सबसे पहले क्या देखना है आपको, इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is the control and management wholly or partly situated in India, wholly और partly अगर इंडिया में सिचुएटेड है, अगर आपका आंसर होगा या तो यस या तो नो। यस के केस में वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट, और नो के केस में वो क्या बनेगा, तो एचएफ क्या बन जाएगा बच्चों, नॉन रेजिडेंट। लो भाई पहली बात तो यहां खत्म। बट अगर यस का केस होगा, यस का केस होगा तो आपको ये चेक करना है इज कर्ता ऑफ एचयूएफ सेटिस्फाइड
बोथ एडिशनल कंडीशन, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है क्या वो? आंसर यहां पर भी क्या होगा, यस या नो? अगर यस है बच्चों तो बताओ सैली क्या बनेगा, वो आर ओ आर बनेगा सर। और यदि नो है तो बताओ क्या बनेगा, आर एन ओ आर। तो मैं जितना आपको लिखवा रहा हूं, अगर आप उतना भी पढ़ लें तो 1% एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ इसी के अंदर आने वाला है बेटा। जो नोट्स आप लिख रहे हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हम इसको बिल्कुल डायग्राम शॉर्ट फॉर्मेट में लिखते रहेंगे। और आपको लगता है कि लिखने में सर हमें समय खराब होता है या हमें अजीब लगता है, तो मैं इसको रीड भी करवा सकता हूं, ठीक है। मेरे पास अलग अलग क्लासों में लिखता हूं मैं, सब क्लास के अंदर हर बच्चों को मैं चाहे फाइनल लेवल को भी पढ़ाता हूं तो उनको भी लिख के पढ़ाता हूं मैं। आपको लगता है कि नहीं सर हमें आप डायरेक्ट लिखी लिखाई दे दीजिए ताकि हम उसके प्रिंट आउट निकाल लें और फिर आप उसको रीड करवा दीजिए, तो मैं वो भी कर सकता हूं बेटा। लिख के ही पढ़ाओ, कोई बात नहीं बेटा, सैली आप कहेंगे वैसे करेंगे अपन। देखिए लिखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही लिख रहे हैं, मैं भी आपके साथ साथ लिख रहा हूं, एक एक चीज लिख रहा हूं आपके साथ साथ, ठीक है ना। चलिए, तो ये था एचएफ का स्टेटस। अब एचएफ के स्टेटस के बाद में कौन सा स्टेटस आएगा, आइए देखते हैं। तो मैं इसका कलर करता हूं ब्लैक और थोड़ा बड़ा लिखता हूं यहां पर। अब स्टेटस निकाल रहे हैं हम फर्म का एओपी बीओआई का। थर्ड पॉइंट में आएगा हमारा ये रेजिडेंशियल स्टेटस। सर कंपनी का भी इसी में कवर हो जाएगा ना? नहीं बेटा, कंपनी का अलग से आएगा। ओके। यहां पर अभी बात कर रहा हूं फर्म का एओपी बीओआई का। एजेपी, एजेपी मतलब जो ट्रस्ट वगैरह बनते हैं ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह, है ना। या अपना जो आईसीएसआई है ये भी तो एक एजेपी है। तो इनका स्टेटस कैसे होगा, आइए इनकी बात करते हैं। नॉर्मली बच्चों ये जो हैं इनका स्टेटस या तो ये रेजिडेंट होंगे या ये नॉन रेजिडेंट होंगे। ये सभी लोग या तो ये रेजिडेंट बनते हैं या ये नॉन रेजिडेंट बनते हैं। इनका सिर्फ दो ही स्टेटस है, तीन नहीं है बच्चों। मतलब सर, मतलब इनके पास सिर्फ बेसिक कंडीशन है, इनकी कोई एडिशनल कंडीशन नहीं होती। और ये नॉर्मली आपको एग्जाम के अंदर एमसीक्यू लेवल में पूछ लेते हैं। वैसे आप पूरा पेपर ही आपका एमसीक्यू लेवल का है, पर ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में आपको बहुत सारी बातें रटनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट क्या करता है, इसको स्किप कर देता है। और ये आसान है। ये रेजिडेंट कब होगा, मैं लिखवाता हूँ आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। रेजिडेंट कब होगा, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। बस सर, ये तो एचएफ के लिए भी लिखवाया आपने, बिल्कुल बेटा सेम टू सेम है। एचएफ को हम अलग से क्यों ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि उसमें आरओआर और आरएनओआर भी था। बाकी बेसिक कंडीशन जो एचएफ की होती है वही एओपी बीओआई फर्म वगैरह की भी होती है। तो ये नॉन रेजिडेंट कब बनेंगे, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड, कहां पर, आउटसाइड इंडिया।
ठीक है, तो बहुत ही आसान था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म AOPBY। सिर्फ आपको ये बताना है कि आपका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम कौन सा, पॉइंट नंबर 4 में रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अब यहां कंपनी का मतलब क्या है सर? हर टाइप की कंपनी है बेटा, जैसी भी अपनी कंपनी है आप वैसे कंपनी लो का नॉलेज आपको ज़्यादा है क्योंकि आप CS हैं। तो कंपनी जैसी भी है, चाहे आपकी प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी वो कंपनी, तो उन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, ये कंपनी का भी स्टेटस दो ही टाइप का होगा, या तो ये रेजिडेंट बनेंगे या ये नॉन रेजिडेंट बनेंगे। क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ऐसे लोग हैं जिनका स्टेटस 3 टाइप का होता है, बाकी सबका स्टेटस क्या होता है? 2 ही टाइप का होता है, या तो रेजिडेंट बनते हैं या नॉन रेजिडेंट बनते हैं। तो कंपनी के लिए क्या बोला गया है? कंपनी के लिए सीधी बात बोली गई है। सबसे पहले अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो बच्चों, इज कंपनी एन इंडियन कंपनी? सर मतलब अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, दैट इज रजिस्टर्ड इन ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROC कहां पर है इंडिया में बेटा? कोई भी कंपनी जो ROC में रजिस्टर्ड है वो कंपनियां क्या होंगी? आपकी इंडियन कंपनी होगी। तो क्या आपकी कंपनी, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया है इसको, क्या आपकी जो कंपनी है क्या वो रजिस्टर्ड है इंडिया में? आंसर यदि आपका यस हो है, आप कहेंगे हाँ भाई वो इंडियन कंपनी है, तो ये क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। ओके सर। बट अगर आपका आंसर है क्या नो का, कि नहीं सर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप पूछेंगे फिर से एक दूसरा क्वेश्चन, वेदर पोयम ऑफ द कंपनी the poem of the company is in India। सर ये पोएम का होता बताता हूं बेटा अभी आपका। अगर उस कंपनी का पोएम इंडिया में आ गया है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है बेटा पोएम। आंसर इज यस। तो यस के केस में क्या होगा? वो कंपनी क्या बन जाएगी? फिर से रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक है। और यदि पोएम इंडिया में नहीं है, नो का केस है बच्चों, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सच कंपनी सच कंपनी इज नॉन रेजिडेंट। तो वो कंपनी क्या हो गया आपकी?
नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। ओके, अब बात करते हैं सर पोयम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर इस पोयम के ऊपर हम स्टार लगा देते हैं। पोयम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। फुल फॉर्म है पहले तो इसकी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर इट्स POEM और इट्स POM। ओहो, उल्टा लिख दिया यहां पर, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो, प्लेस P ऑफ O, इफेक्टिव E, मैनेजमेंट M, पोयम। वैसे बता दूं क्या होता है पोयम। ए प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर की मैनेजमेंट डिसीजन टेकन बाय कंपनी। देखो, जैसे फ्लिपकार्ट का नाम आपने सुना होगा। फ्लिपकार्ट सिंगापुर में रजिस्टर्ड थी, मॉरिशस में रजिस्टर्ड थी, हाँ मॉरिशस में रजिस्टर्ड थी। अब इन्होंने क्या किया, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं करवाया फ्लिपकार्ट को, मॉरिशस में रजिस्टर करवाया। वैसे तो अब तो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट में जा चुकी है, पर फिलहाल उससे पहले की बात बता रहा हूं आपको। तो ये जो बिनी बंसल थे, जो फ्लिपकार्ट के CEO थे, फाउंडर थे कह सकते हैं, जिन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी कंपनी को मॉरिशस में रजिस्टर्ड करवाया, मतलब एक फॉरेन कंपनी बनाया। पर अब कह रहे हैं कि उनका अगर एक भी डिसीजन इंडिया में लिया गया है, उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन इंडिया में लिया गया है, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, इंडियन कंपनी मान लिया जाएगा, मतलब वो रेजिडेंट बन जाएगी। इंडियन कंपनी तो नहीं रहेगी, रेजिडेंट बनी रहेगी। मतलब सर अगर उस कंपनी का पोयम का मतलब हो गया ऐसी जगह जहां पर आप क्या ले रहे हैं, उसके की डिसीजन ले रहे हैं, की मैनेजमेंट के डिसीजन जो होते हैं। सर ये मैनेजमेंट डिसीजन क्या होते हैं भाई, डे टू डे एक्टिविटी के डिसीजन की बात नहीं कर रहा मैं, कि सर कितना पैसा बैंक में जमा करवाना है, कितना निकलना है, कितना सेल होगा, ये सब ये नॉर्मल डिसीजन है बच्चों। ये डे टू डे एक्टिविटीज है। जैसे हम बात करते हैं ध्रुव कोचिंग क्लासेस के अंदर, तो सर आपको क्लास कितने बजे लेनी है, आप क्लास कैसे लोगे, कौन से वाले लैपटॉप पे लोगे, क्लास को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सब नॉर्मल बातें हैं बच्चों। ये बिजनेस का डेली एक्टिविटी है, ये की डिसीजन नहीं होती। की डिसीजन का मतलब क्या हो गया, की डिसीजन का मतलब हो गया जहां पर कंपनी अपनी मर्जर एक्विजिशन की बात कर रही है कि सर ये बैच हमें चलाना है नहीं चलाना, ये नया बैच हम अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी वगैरह वगैरह, ये है बड़े डिसीजन बच्चों। और कंपनी की हम बात करें तो कौन सी कंपनी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, कौन सा नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, कौन से मार्केट में हमें अभी निकलना है, ये सारे जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं बेटा, जो बड़े बड़े लोग डिसीजन लेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, की डिसीजन बोलते हैं। तो अगर उनका की डिसीजन इंडिया में लिया गया है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब सिंपल सा होगा कि वो कंपनी का पोयम कहां पर सेट हो गया है, इंडिया में सेट हो गया है। और पोयम के इंडिया में सेट होने से ही, पोयम के इंडिया में सेट होने से ही क्या हो जाएगा, अब उनको हम रेजिडेंट मान लेंगे, वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक है बेटा। ये रजिस्टर ऑफिस और पोएम एक ही चीज है। फिर से बोलो बेटा एक बार सैली। जो रजिस्टर ऑफिस होता है कंपनी का और ये पोएम एक ही चीज है। नहीं बेटा, अलग अलग चीज है। ROC में कंपनियां रजिस्टर होती है, वैसे आपको लो वाले टीचर आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, ये टैक्स का पॉइंट नहीं है, फिर ही बता देता हूँ सर आपको। हेड ऑफिस, सॉरी हेड ऑफिस, जो नहीं, कंपनी का हेड ऑफिस होता है, प्लीज। कह सकते हो आप, पोएम का मतलब कंपनी का हेड ऑफिस कह सकते हो आप, ब्रांच ऑफिस भी हो सकता है। कुल मिला के जहां पर आप की डिसीजन ले रहे हैं उस जगह को हम पोएम कह रहे हैं। की डिसीजन का मतलब मेन डिसीजन आप कहाँ लेते हैं, कहाँ बैठ के ले रहे हैं, आप इंडिया में ले रहे हैं, इंडिया के बाहर ले रहे हैं। और बता दूं आपको, आपके सिलेबस में पोएम भी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे पोएम सेट होता है, कैसे पोएम कैलकुलेट होता है, कैसे पता चलता है गवर्नमेंट को कि पोएम इंडिया में ही आ गया। ठीक है ना। तो ये जब पोएम वाली बातें करेंगे आगे जाके हम, तो वहां पढ़ेंगे बच्चों
इक्वलाइजेशन लेवी वगैरह के अंदर। तो अभी तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी हम बेसिक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए बहुत आसान से टॉपिक चल रहे हैं अभी हमारे। बेसिक बहुत आसान है आपका, रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत सीधी सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी या फिर आपका ये सैलरी टॉपिक, ये बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, कोई भी पढ़ा सकता है इसको। मेरा तो ये मानना है इसको कोई भी टीचर हो, कोई भी जिसने बीकॉम कर रखा वो टीचर भी इसको पढ़ा सकता है। आपको सही मायने में नॉलेज चेक करनी है या नॉलेज गेन करना है तो वो टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी के बाद स्टार्ट होंगे, जब आपको कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां आप डिसीजन लेना कि सर कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है बच्चों। इसमें तो अपने आप को मैं जज भी नहीं करवाता, मैं कहा भाई साहब नॉर्मल सी बात है, पढ़ लो आराम से। क्योंकि मेन टॉपिक कब स्टार्ट होंगे आपके, मेन टॉपिक यहां पर तो मैं पढ़ा रहा हूं, वहां मुझे पढ़ाने में मजा आएगा क्योंकि टॉपिक इतने शानदार हैं बच्चों। इंटरनेशनल टैक्सेशन की हम बातें करेंगे, हम बात करेंगे टीडीएस की, हम बात करेंगे एडवांस टैक्स कैसे डिपॉजिट होता है, कैसे इंटरेस्ट लगता है, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, बिजनेस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वहां मजा आएगा आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में भी। तो ये तो आसान सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं हमारे, नोट्स हम बना रहे हैं तो इससे थोड़ा ईजी और जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, पोएम कैसे सेट होते हैं वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हमने की है और अब मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाया, मैं आप रिवीजन करा रहा हूं बेटा, क्योंकि कल इसको हम खत्म करेंगे टॉपिक को, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम कल। मैं आपको एमसीक्यू वाली एक सीट भेजूंगा, उस एमसीक्यू को सॉल्व करना है हम कल, मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा यहाँ पर वो, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे आपके तो आपको एमसीक्यू भी आने चाहिए बच्चों। तो आज मैं आपको वो सीट भेज दूंगा आपके ग्रुप के अंदर ताकि हम कल इसको सॉल्व कर सके। पर फिलहाल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इंडिविजुअल का स्टेटस पढ़ा। कैसे बनते हैं इंडिविजुअल, तीन चीजें हैं बच्चों, या तो वो आरओआर होगा, या वो आरएनओआर होगा, या वो एनआर होगा, ठीक है। सर आरओआर वो कैसे बनता है कि अगर बेसिक के साथ साथ एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर दे तो आरओआर बन जाएगा। आरएनओआर कैसे बनता है, केवल बेसिक पूरी करे या एडिशनल में से कोई एक पूरी कर दे, आरएनओआर बन जाएगा। और एनआर बेसिक ही पूरी ना करे। बेसिक कंडीशन क्या थी, 182 डेज और मोर स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर सेकंड कंडीशन क्या था बेटा, 60 प्लस 365 डेज लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है बच्चों। ये 60 डेज वाली कंडीशन दो केस में नहीं देखनी है आपको। पहला केस कौन सा था, अगर आप इंप्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गए हैं या आप इंडिया के क्रू मेंबर हैं तो आपको 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखनी, या फिर आप इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं, आप इंडियन सिटीजन है या इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, जो इंडिया में जन्म लेता है या फिर अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लेता है, या उसके माता पिता अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लेते हैं, या माता पिता के भी माता पिता मतलब नाना नानी दादा दादी कहां पर जन्म ले रहे हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म ले रहे हैं, तो पर्सन क्या बन जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इंडिया में विजिट करने आ रहा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अगर विजिट करने आ रहा है और उसकी इंडियन इनकम कितनी आ रही है, इंडियन इनकम 15 लाख से एक्सीड हो रही है, तो उस केस में अब उसका जो 60 डेज वाला कंडीशन था वो तो नहीं देखेंगे, पर 60 का कितना हो जाएगा, 120 डेज हो जाएगा, और टोटल कितना है 365 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि सर एक होता है डिम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 61A के अंदर आएगा डिम्ड रेजिडेंट, जो क्या बोलेगा, अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है और आप किसी दूसरे कंट्री में क्या नहीं पे कर रहे, टैक्स पे नहीं कर रहे, और आप इंडिया के सिटीजन है, तो आपको हम डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे, और डीम्ड रेजिडेंट बनने से क्या बन जाएगा, आपका टैक्स इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा इंडियन इनकम का। फिर एडिशनल कंडीशन देखी थी कि पिछले 7 साल में 730 दिन, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट आप बनेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बनेंगे तो आप आपका स्टेटस चेक कर लिया जाएगा और आप आरओआर बन जाएंगे बच्चों, अदरवाइज आप आरएनओआर बनेंगे। फिर एचएफ का देखा हमने, एचएफ के लिए अगर प्लेस ऑफ जो आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में सेट है तो आप रेजिडेंट है, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट है, होली और पार्टली इंडिया में सेट है तो। और अगर कर्ता ने एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी तो एचएफ क्या बन जाएगा आपका, आरओआर, अदरवाइज आरएनओआर। फिर फर्म वगैरह की बात की हमने, फर्म की, एओपी, बीओआई की, एजेपी की, तो वहां मैंने बताया कि साहब अगर इनका कंट्रोल मैनेजमेंट पूरी तरह इंडिया में या थोड़ा भी इंडिया में सेट हो चुका है तो ये क्या बन जाएंगे, आरओआर बन जाएंगे, सॉरी रेजिडेंट बन जाएंगे, अदरवाइज ये नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि फर्म वगैरह सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट रहती है। और फिर सबसे लास्ट में हमने किसकी बात की, कंपनी की। कंपनी का स्टेटस क्या होगा, या तो वो इंडियन कंपनी होगी, मतलब आरओसी में रजिस्टर्ड होगी तो वो क्या है, रेजिडेंट है, और यदि वो आरओसी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब फॉरेन कंपनी है, बाहर रजिस्टर्ड है, बाहर रजिस्टर्ड और उसका पोएम इंडिया में सेट हो गया है तो रेजिडेंट है, अगर पोएम इंडिया के बाहर सेट हुआ है तो वो नॉन रेजिडेंट है,
ठीक है बेटा सैली, तो हमने यहाँ तक टॉपिक हमारा कंप्लीट किया है। कल इसके ऊपर मैं आपको सेक्शन 5 कंप्लीट करवाऊंगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कैसे निकलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वो हम पूरा पढ़ेंगे कल। और फिर इसके बाद में इसमें कल ही हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज एक काम करेंगे, आप मुझे याद दिला देना, शाम को 5 या 6 बजे के आसपास मुझे मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप पे, अगर आपके पास मेरा नंबर है। क्या मेरा नंबर है आपके पास? जी सर। हाँ, मुझे एक मैसेज कर देना कि सर एमसीक्यू भेजने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर के, ताकि मुझे याद हो रह जाए और आप अपने ग्रुप में मैं एमसीक्यू डाल दूं मैं, ठीक है? वैसे याद रह जाएगा मुझे, अगर मैं नहीं भेजता हूं तो आप मुझे एक मैसेज करके मुझे एक बार याद दिला देना, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बेटा। सर बोलिए बोलिए। सर, अपना टैक्स का जो कोर्स है वो कौन से मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी तो स्टार्ट हुआ है बेटा, नहीं, वो बहुत बड़ा एक कोर्स है। आइडिया चाहिए था। टेंटेटिव आपके एग्जाम कब है? सर जून में। जून में ही एग्जाम है क्या आपके? जी। देखिए मैं कोशिश करूंगा जल्दी करवाने का, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चों, आपको कस्टम भी पढ़ाना है मुझे, आपको जीएसटी भी पढ़ाना है, और इनकम टैक्स भी बहुत बड़ा है आपका, ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम लगेगा, और बिल्कुल एग्जाम के बिल्कुल पहले ही खत्म होने वाला है ये मई तक। तो कोशिश करूंगा कि मई तक न जाए, फिर भी जाएगा तो क्या कर सकते हैं, मेरे लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। और ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी करवाने का, ठीक है? जी सर। ओके बेटा, ओके। ओके, थैंक यू।